अब कौन सा टॉपिक है? एकल स्लिट फ्राउनहोफर। देखो, विवर्तन प्रकाश की कौन सी परिघटना पर आधारित, कौन सी प्रकृति पर आधारित है? तरंगीय प्रकृति पर। तरंगीय प्रकृति पर सबसे पहले कौन था? मैक्सवेल, दूसरा हाइगेंस, तीसरा यंग आया, यंग ने व्यतिकरण दिया, और चौथा आया विवर्तन घटना, जिस विवर्तन घटना पर एक तो फ्रेनेल ने बात बताई और एक फ्राउनहोफर ने। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एकल स्लिट फ्राउनहोफर। आपको सिंगल स्लिट से फ्राउनहोफर के द्वारा बताया गया विवर्तन सिद्ध करना है। देखो, फ्राउनहोफर विवर्तन की डेफिनेशन ये है कि प्रकाश स्रोत और पर्दा द्वारक से यानी स्लिट से अनंत दूरी पर होने चाहिए। प्रकाश स्रोत और पर्दा द्वारक यानी स्लिट, चलो स्लिट बना लेते हैं पहले। ये है स्लिट, आपने पहले स्लिट का निर्माण किया। ये स्लिट है बेटा, जिसकी चौड़ाई कितनी है? ए। हम लोग कहते हैं इसको द्वारक का आकार। द्वारक, स्लिट, झिरी सब एक ही शब्द है, ठीक है। तो स्लिट का साइज यानी द्वारक का आकार कितना है? ए। आप लोगों को फ्राउनहोफर विवर्तन सिद्ध करना है। फ्राउनहोफर विवर्तन में क्या होता है? इस द्वारक या स्लिट से प्रकाश स्रोत जहां से प्रकाश आ रहा है और पर्दा जहां पे प्रकाश हम लेंगे तो वो अनंत दूरी पर होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है, पर एक्सपेरिमेंट कैसे होगा जब प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों अनंत दूरी पर ले लिए? एक्सपेरिमेंट तो हो ही नहीं सकता। और पर्दे को अगर अनंत पे रख देंगे तो देखेंगे कैसे कि क्या रिजल्ट आया है? तो फिर साइंटिस्ट ने इसका सॉल्यूशन लिया। क्या? जब प्रकाश स्रोत अनंत पर स्थित होता है, कहां पे? तो बताइए तरंगाग्र कैसा प्राप्त होता है? समतल। कैसा? अगर तुम लैब में ही समतल तरंगाग्र बनाने में सफल हो जाते हो तो अनंत पर प्रकाश स्रोत वाली कंडीशन पैदा हो गई। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? इस स्लिट के दोनों ओर, इस स्लिट के दो उत्तल लेंस रखे बेटा। स्लिट के दोनों ओर दो क्या रखे? सेम साइज के दो उत्तल लेंस रखे, ठीक है। और इंडिया देश के निवासी हैं तो हम तक वो कोई काम शुद्ध कर ना सके, तो हमारे साइज छोटे बड़े ऐसे। और फिर फिजिक्स में ना 11th क्लास में पढ़ते हैं तभी हम कह देते हैं कि फिजिक्स में तो एरर होंगे, त्रुटियां, टॉपिक एरर आता है कि नहीं आता है? तो भैया हमें तो गलतियां करेंगे फिजिक्स में। ये है लेंस L1 और ये है लेंस L2। इन्होंने अनंत पर प्रकाश स्रोत की स्थिति उत्पन्न करने के लिए क्या किया? स्लिट के दोनों ओर दो लेंस रखे। पहले लेंस के फोकस बिंदु पर प्रकाश स्रोत को रख दिया। फोकस बिंदु पर क्यों रखा इसका कारण बताऊंगा। पहले लेंस के फोकस बिंदु पर कौन रख दिया बेटा? प्रकाश स्रोत। दूसरे लेंस के फोकस बिंदु पर क्या रख दिया? पर्दा, स्क्रीन रख दी बेटा। ओके, पहले लेंस के फोकस पॉइंट पर लाइट सोर्स रखा और दूसरे लेंस के फोकस पॉइंट पर स्क्रीन को रख दिया। बीच में स्लिट रखी हुई है। अब देखो, प्रकाश स्रोत को लेंस L1 के फोकस बिंदु पर रखने का फायदा क्या हुआ? फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें, फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश की लेंस से अपवर्तन के बाद बोलो कैसी हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के बोलो, होती है कि नहीं होती है? फोकस बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के। तो जब बेटा इससे आने वाली तरंगें या किरणें लेंस L1 से टकराकर अपवर्तित होंगी तो सब एक दूसरे के कैसी जाएंगी? समांतर जाएंगी बेटा। कैसी जाएंगी? समांतर जाएंगी। प्रकाश तरंगे एक दूसरे के समांतर हैं, इसका मतलब कैसे तरंगाग्र का निर्माण हो गया? कैसा तरंगाग्र बच्चों? वही अनंत पर प्रकाश स्रोत वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई, ठीक है। और ये बेटा प्रकाश किससे गुजरेगा? द्वारक से। किससे? अगर द्वारक का आकार बड़ा है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से, मतलब इफ a इज ग्रेटर देन 2 लैम्बडा, अगर द्वारक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से ज्यादा है, मतलब द्वारक बड़ा है। जैसे मान लीजिए कि तुम लोग नॉर्मली एक टॉर्च के लाइट को गेट में से होकर डाल रहे हो, दरवाजे में से होगा, दरवाजे में से करोगे, दरवाजे का साइज है बड़ा तो बिना वो टकराए सीधी मुड़ जाएगी। तो फिर बेटा ये समतल तरंगाग्र बिना मुड़े किस पर पड़ेगा? लेंस L2 पर। किस पर पड़ेगा? और लेंस L2 के द्वारा, अब चूंकि देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली है तो मुख्य अक्ष वाली प्रकाश किरण हो गई, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद कहां पर पहुंचती है? फोकस बिंदु पर। कहां पर? और फोकस बिंदु पे तो पर्दा रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? पर्दा रखा हुआ है।
तो फिर पर्दे पर पूरा का पूरा प्रकाश पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? Yes, sir. पूरा प्रकाश फोकसित हो गया पर्दे पर, बोलो यहाँ पर एक चमकीला बिंदु प्राप्त होगा कि नहीं होगा? ठीक है। विवर्तन की घटना में जो चमकीले बिंदु हैं उन्हें हम कहते हैं उच्चिष्ट। क्या कहते हैं? उच्चिष्ट। और बेटा जो न्यूनतम तीव्रता के बिंदु होंगे, किसके? न्यूनतम तीव्रता। न्यूनतम तीव्रता के बिंदु होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? निम्निष्ट। निम्निष्ट। अधिकतम तीव्रता के यानी चमकीले बिंदुओं को क्या बोलेंगे? उच्चिष्ट। मैक्सिमा। क्या बोलेंगे बच्चों? मैक्सिमम इंटेंसिटी के जो डॉट मिलते हैं, पॉइंट मिलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? और बेटा जो मिनिमम इंटेंसिटी के मिलेंगे वो क्या होंगे? मिनिमम। मिनिमा। ओके। अगर मान लो द्वारक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से छोटा हो या बराबर हो, इफ द साइज ऑफ स्लिट इज इक्वल टू और लेस देन ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर द्वारक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बराबर हो या छोटा हो, यानी देखो मैंने स्लिट छोटी लिया, ओके, स्लिट छोटी ले ली, तो ये समतल तरंगाग्र इस द्वारक के किनारों से टकराएगा। ये जो आपका समतल तरंगाग्र है द्वारक के किनारों से, स्लिट के किनारों से टकराएगा और टकराकर मुड़ेगा, यानी विवर्तित होगा। क्या होगा? डिफ्रैक्ट होगा। क्या होगा बच्चों? अब देखो समतल तरंगाग्र है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया परावर्तन की व्याख्या में, अपवर्तन की व्याख्या में, कि समतल तरंगाग्र चाहे परावर्तित हो चाहे अपवर्तित हो, समतल ही होता है। समतल तरंगाग्र आया, टकराया, परावर्तित हुआ तो भी समतल, आया एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो भी समतल गया। यानी समतल तरंगाग्र चाहे अपवर्तित हो चाहे परावर्तित हो चाहे मुड़े, अपना रास्ता बदले तो समतल के रूप में ही मुड़ेगा। किसके रूप में? समतल के रूप में। अब गौर करो, मान लीजिए समतल तरंगा जब स्लिट का यानी द्वारक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से छोटा है बराबर है, तो ये समतल तरंगाग्र यानी प्रकाश इसके किनारों से टकराकर मुड़ेगा। मुड़ेगा या नहीं मुड़ेगा? मुड़ेगा। अब हो सकता है ये ऊपर की ओर मुड़े या नीचे की ओर। चलो मैं इसको ऊपर की ओर मोड़ देता हूँ। कहाँ की ओर? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर मुड़ गया। और बेटा ये दूसरे लेंस से टकराएगा और टकराकर माना ये, तो ये तो बिंदु वो है, माना ये कौन से बिंदु पर पहुंचा? कौन से बिंदु पर? अब देखो हमें पता है कि पॉइंट ओ पर तो प्रकाश पूरा इकट्ठा पहुंच रहा है, तो वहां पर तो मैक्सिमा बनेगा। कौन बनेगा? मैक्सिमा। यानी बेटा उच्चिष्ट बनेगा। पर जब प्रकाश मुड़कर पहुंच रहा है तो बिंदु बी पर उच्चिष्ट बनेगा या निम्निष्ट बनेगा। ये हमें अभी पता नहीं है। यही तो हम पढ़ेंगे अब कि बिंदु बी पर उच्चिष्ट बनेगा या। निम्निष्ट। चलिए बेटा सुनिए ध्यान से, आप गौर करो, प्रकाश जब मुड़ा, समतल तरंगाग्र जब मुड़ा और किस बिंदु पर पहुंचा? कब मुड़ा? जब द्वारक का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बराबर हो या छोटा हो। जब ये मुड़ेगा तो कहां पर पहुंचेगा? और जब बिना मुड़े सीधा गया तो किस बिंदु पर पहुंचा? कौन से बिंदु पर पहुंचने के लिए इसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी? पी पर। पी पर। किस पर? पी पर। और कौन से बिंदु के लिए कम दूरी? ऊपर। इसका मतलब बिंदु ओ पर पहुंचने वाले प्रकाश और बिंदु पी पर पहुंचने वाले प्रकाश के लिए पथों में अंतर है या नहीं है? Yes, sir. जिसे हम कहेंगे पथांतर। क्या बोलेंगे? पथांतर। पाथ डिफरेंस। क्या बोलेंगे बच्चों? तो हमें ये पथांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समतल तरंगाग्र जाएगा तो हमेशा समतल में 90 डिग्री का कोण बनता है। Yes, sir. तो बेटा अगर ये मुड़ा तो माना इसका पता लगाने के लिए कितना पथ ज्यादा तय किया है, यहाँ से शीर्ष लंब डालेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो बताओ इसको कितनी दूरी ज्यादा तय करनी पड़ी? बीसी। BC। कितनी? BC। जब मैंने यहाँ पर बेटा लंब डाला तो समतल तरंगाग्र बन गया वैसे, तो कितनी दूरी ज्यादा तय करनी पड़ी? BC। बीसी। तो पथांतर क्या हो गया? बीसी हो गया। तो अब यहाँ पर विवर्तित प्रकाश के लिए प्रकाश का किसी भी द्वारक के किनारों से टकराकर मुड़ना विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवर्तन। तो विवर्तन कहलाता है। तो विवर्तित प्रकाश के लिए अब हमें क्या ज्ञात करना है? पथांतर। पथांतर कौन है बच्चों? BC। पथांतर कौन है? BC। अब आप ऐसा करो, जब प्रकाश मुड़ा है ऊपर की ओर तो किसी भी एंगल पे तो मुड़ा होगा। माना कि वो कितने एंगल पर मुड़ा है? थीटा। थीटा एंगल पर। कितने पर? थीटा। उसे विवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन। एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ। माना ये थीटा एंगल पर मुड़ा, आपको बीसी निकालना है तो किसका इस्तेमाल करो? त्रिभुज एबीसी का। किसका? यूज द ट्राइंगल ए बी। एंगल यहाँ पर बन रहा है तो लंब हो गया बीसी, 90 डिग्री यहाँ पर है तो कर्ण क्या है? ए बी। कौन है? कर्ण है ए बी। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है? ए। क्या दी हुई है? तो कर्ण का मान है
और लंब का मान हमें ज्ञात, करना तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करोगे? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कौन है BC और कर्ण कौन है? BC अपॉन AB की वैल्यू क्या है? तो बोलो BC बराबर क्या हो गया? A साइन। तो आप लोगों ने एकल स्लिट फ्रॉनहोफर विवर्तन में पाथ डिफरेंस यानी पथांतर ज्ञात किया, वो क्या निकल कर आया बच्चों? BC बराबर A साइन। इसको बिंदु P तक पहुंचने के लिए कितना ज्यादा पथ तय करना पड़ेगा? अब एक बात ध्यान से सुनो, हमें ये तो पता है कि पॉइंट O पर क्या बनेगा? अब बिंदु P पर हमें पता नहीं था उच्चिष्ट बनेगा या निम्नलिखित अब बिंदु P पर उच्चिष्ट या निम्नलिखित का निर्धारण ये पथांतर करेगा। क्या करेगा? एक चीज और सब आसानी से समझने के लिए लॉजिक बताता हूँ। ये जब प्रकाश बिना मुड़े सीधा गया तो पूरा एक हिस्से के रूप में गया। कैसे हिस्से के रूप में? टूटा या पूरा का पूरा हिस्सा गया? पूरा का पूरा हिस्सा गया। लेकिन जब ये मुड़ेगा तो मैं मान लेता हूं एक बार ये दो हिस्सों में टूट के जाता है, रहेगा समतल ही। क्या रहेगा? एक बार दो हिस्सों में टूट के जाता है और एक बार तीन हिस्सों में। ठीक है, तो अब अगर हमें बिंदु P पर यह पता करना है कि वहां पर उच्चिष्ट बना या तो उसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी किसके लिए करते हैं? निम्नलिखित के बिंदु P पर हम लोग स्टडी अब किसकी करेंगे? निम्नलिखित के लिए। माना कि इसे द्वारक से मुड़ने वाले प्रकाश के लिए, द्वारक से मुड़ने वाले पथांतर है बच्चों लैम्बडा। क्या है? क्या है? और ये दो भागों में टूट जाता है। कितने? λ/2। और टूटने का मतलब जो आपका विवर्तित प्रकाश था, कौन सा बेटा? ये ऐसे जा रहा था। अब मैंने इसमें दो हिस्से इमेजिन किए। कितने? ये था पॉइंट A और ये था पॉइंट B। बीच में से कितने हिस्से इमेजिन किए? और बेटा ये क्या था? B से लेकर C तक का पथांतर। इट मीन्स पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मैंने कितना लिया है? लैम्बडा का मतलब हाफ वेव एंड फुल वेव। लैम्बडा का मतलब लैम्बडा वेवलेंथ हाफ वेव की होती है, फुल वेव की होती है? फुल वेव की होती है। क्या होती है? फुल वेव के लिए होती है। अब सुनो, मैंने दो हिस्से ले लिए, एक हिस्सा और। अब सुनो, प्रकाश चलेगा तो इन तीनों बिंदुओं से चलेगा। सोचिए, यहां से चलाइए श्रृंग के रूप में। किसके रूप में? तो यहां से भी किसके रूप में? यहां से भी। अब पहले से चला, दूसरे से भी, तीसरे से भी, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में। बेटा यहाँ तो पॉइंट शुरू हो रहा है तो कितना? 0। यहाँ से यहाँ तक का हाफ वेव है। हाफ वेव इट मींस फुल वेव है। तो क्या हो गया? बोलो, इनके बिटवीन डिफरेंस क्या हुआ? और इनके बिटवीन डिफरेंस इट मींस मैंने प्रकाश को कितने हिस्सों में तोड़ा? दो हिस्सों। दो हिस्सों में। पथांतर कितना था? देखो, इसी को ध्यान से समझ लो, यही कंफ्यूज करता है। पथांतर कितना लिया? लैम्बडा। अब पहले से श्रृंग चला तो दूसरे से भी, तीसरे हिस्से से भी, पहले पॉइंट से गर्त, दूसरे से, तीसरे से, फिर पहले से श्रृंग, दूसरे से श्रृंग और तीसरे से। यहाँ पर तो कोई गैप नहीं है तो 0। यहाँ से यहाँ तक के लिए पथ डिफरेंस कितना हुआ? यहाँ से यहाँ के लिए बेटा 0 और λ/2 का डिफरेंस, λ/2 और लैम्बडा का डिफरेंस। इसलिए मैंने कहा था कि प्रकाश को कितने हिस्सों में तोड़ो? दो हिस्सों। और कितना हो? λ/2 और पथांतर क्या हो? अब ये कैसे पता चलेगा कि वहां पर बनेगा क्या? उच्चिष्ट बनेगा या? अब देखो, इन दोनों हिस्सों की स्टडी या तो ऊपर वाले बिंदुओं से करो या जैसे ऊपर वाले बिंदुओं से किया, दोनों हिस्सों के ऊपर वाले बिंदुओं से स्टडी करते हैं। पहले हिस्से का ऊपरी वाला बिंदु श्रृंग से शुरू होता है, लेकिन दूसरे हिस्से का ऊपरी बिंदु शुरू होता है गर्त से। कला समान है या विपरीत है? कला विपरीत। अध्यारोपण के बाद तीव्रता बढ़ेगी या घटेगी? तीव्रता घटेगी। घटेगी तो वहां पर क्या बनेगा? चमकीला बिंदु या काला बिंदु, जिसे हम क्या बोलेंगे? अब निचले बिंदुओं से ले लो। पहले हिस्से का निचला बिंदु चल रहा है गर्त के रूप में, शुरू हो रहा है पथांतर के बाद, और दूसरा हिस्सा चल रहा है। पहले हिस्से का बिंदु शुरू हो रहा है निचला गर्त, दूसरे सिरे का श्रृंग। कला समान या विपरीत? इस स्थिति में भी अध्यारोपित होते हुए
विपरीत कला में अध्यारोपण होगा इनका। अब इस स्थिति में भी विपरीत कला में अध्यारोपण के बाद इनकी तीव्रता बढ़ेगी या घटेगी? तीव्रता घटेगी। तो ये निश्चित हो गया कि बिंदु पी पर अब क्या मिलेगा? निम्ननिष्ठ मिलेगा। क्या मिलेगा? चमकीला बिंदु या काला बिंदु? तो निम्ननिष्ठ के लिए पथांतर क्या है बोलो? यानी बेटा BC बराबर, बोलो BC बराबर क्या था? बराबर बोलो साइन थीटा बराबर लैम्डा अपॉन। कोण अल्प होता है, एंगल अल्प होता है, तो साइन थीटा को क्या लिख देते हैं? थीटा। थीटा बराबर लैम्डा। इसका मतलब समझ रहे? अगर बिंदु P पर बना निम्ननिष्ठ, क्या बना? तो प्रकाश को इतने कोण पे मुड़ना पड़ेगा। प्रकाश के लिए विवर्तन कोण कितना होगा? लैम्डा बाई ए। आपने क्या निकाला है? विवर्तन कोण। क्या निकाला है? विवर्तन। ये दिख रहा है इससे नीचे का। तो विवर्तन कोण कितना प्राप्त हुआ? लैम्डा अपॉन ए। अगर प्रकाश इतने कोण पर मुड़ा, कितने कोण पर? लैम्डा अपॉन ए के इक्वल एंगल पर मुड़ा, तो बिंदु बी पर क्या बनेगा? निम्ननिष्ठ। और कौन सा निम्ननिष्ठ? प्रथम निम्ननिष्ठ। क्योंकि देखो हमने पहले की बात की है। किसकी बात की है? तो कौन सा निम्ननिष्ठ बना? प्रथम निम्ननिष्ठ। अगर मैं बात करूं एन वे निम्ननिष्ठ के लिए, किसके लिए? अगर एन वे निम्ननिष्ठ के लिए बात करें तो जो पथांतर है ए साइन थीटा वो लैम्डा के इक्वल होगा या एन लैम्डा के? एक के लिए लैम्डा तो एन वे के लिए, तो थीटा को थीटा एन से रिप्रेजेंट कर दें। तो बेटा यहाँ पर होगा साइन थीटा एन बराबर एन लैम्डा अपॉन ए। साइन थीटा एन को भी क्या लिख देंगे हम लोग? तो एन लैम्डा अपॉन। अगर एन वन निम्ननिष्ठ बनता है वहां पर तो कितने एंगल पर मुड़ना पड़ेगा? एन लैम्डा अपॉन। यस या नो? ये स्थितियां तब की हैं जब बिंदु P पर क्या बनेगा? अब दूसरा कौन बचता है? आप गौर करो, जब प्रकाश बिंदु O पर पहुंचा, कहां पर पहुंचा? पूरा एक हिस्सा था, पथांतर कुछ भी नहीं था, 0 था। जब मैंने मोड़ा तो पथांतर लिया लैम्डा। क्या लिया? और कितने हिस्से किए? 2 हिस्से किए। तो कौन बना बिंदु P पर? अब किसकी बारी है? उच्चिष्ठ की। उच्चिष्ठ के लिए, किसके लिए? अब हम क्या करते हैं? पथांतर लेते हैं 3 लैम्डा बटे 2। कितना? और कितने हिस्सों में बटा हुआ मानते हैं? एक हिस्से में उच्चिष्ठ बना, 2 हिस्सों में, और तीसरा हिस्सा लेते हैं। अगर हमारा कैलकुलेशन सही है तो 3 हिस्सों में क्या बनना चाहिए? तो माना प्रकाश विवर्तित हुआ, मुड़ा, पथांतर है 3 लैम्डा बाई 2। क्या है? और कितने हिस्सों में टूटा है? 3 हिस्सों में। इमेजिन दैट कि पथांतर है 3 लैम्डा बाई 2 और ये प्रकाश 3 भागों में बट जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। जिनके लिए पथांतर क्या रहता है? लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 और चलिए डायग्राम बनाते हैं। एक एक 2 3 और 4 ये पॉइंट था ए और ये बी। माना ये है पथांतर यहां से, और पाथ डिफरेंस पथांतर कितना है बच्चों? 3 लैम्डा बाई 2 का मतलब देखो, लैम्डा के लिए तो एक फुल वेव हो गई। क्या हो गई? और आध बचा लैम्डा बाई 2 के लिए हाफ वेव। तो 3 लैम्डा बाई 2 हो गया। लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 क्या हो गया? 3 लैम्डा बाई 2। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट कि पॉइंट ए से चला सुरंग, यहां से भी, यहां से भी, फिर यहां से भी, फिर यहां से क्या चला? यहां से, यहां से भी गर्त, और यहां से भी गर्त, फिर यहां से, यहां से भी सुरंग, यहां से भी सुरंग, और यहां से भी, फिर यहां से, यहां से, यहां से, और यहां से भी गर्त। समझ गए? एक बार रिपीट कर देते। पहले से चला सुरंग तो दूसरे से भी सुरंग, यहां से भी सुरंग, यहां से भी, यहां से गर्त, यहां से भी गर्त, यहां से गर्त, और यहां से भी, यहां से भी सुरंग, यहां से सुरंग, यहां से सुरंग, यहां से, फिर बाकी सबसे क्या चला? अब तुम सोचो, यहाँ पे तो कोई गैप है नहीं, तो 0। यहाँ से यहाँ तक आधी वेव है तो पथांतर क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक फुल वेव है तो, यहाँ से 1 एंड हाफ वेव है तो 3 लैम्डा बाई 2।
0 और लेमड़ा बाई 2 का डिफरेंस बोलो। लेमड़ा बाई 2 लेमड़ा बाई 2 और लेमड़ा का डिफरेंस लेमड़ा बाई 2 लेमड़ा बाई 2। लेमड़ा और 3 लेमड़ा बाई 2 का डिफरेंस लेमड़ा लेमड़ा। बाई 2। यस या नो? यस सर। तो मैंने क्या बोला था, 3 लेमड़ा बाई 2 पाथ डिफरेंस लेंगे, पथांतर, और कितने हिस्सों में तोड़ेंगे? 3 लेमड़ा बाई 2, लेमड़ा बाई 2 और लेमड़ा बाई 2। लेमड़ा बाई। अब गौर करो, हमारे पास हिस्से 1 है, 2 है या 3 है? 3। पहले 2 हिस्सों को देखते हैं। पहले हिस्से के ऊपरी बिंदु से देखते हैं। पहले हिस्से का ऊपरी बिंदु सुरंग और दूसरे हिस्से का ऊपरी बिंदु गढ़। कला समान या विपरीत? विपरीत। कला विपरीत। अध्यारोपण के बाद तीव्रता कम हो जाएगी। पहले बिंदु का निचला, पहले सिरे का निचला बिंदु गर्त, दूसरे सिरे का निचला बिंदु सुरंग। अध्यारोपण के बाद कला विपरीत होने के कारण तीव्रता घट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 3 हिस्सों में टूटता हुआ, अगर ये 3 हिस्सों में टूटा समतल तरंगाग्र, 3 लेमड़ा बटे 2 पथांतर हुआ, तो ये प्रकाश अध्यारोपित होते हुए बिंदु पी पर पहुंचेगा। लेकिन पहला और दूसरा हिस्सा एक दूसरे के कला में कैसे रहेंगे? हमेशा विपरीत। चाहे ऊपरी बिंदुओं पर देखें चाहे, और जब ये विपरीत कला में होंगे, कैसी कला में? विपरीत कला में, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे? बचेगा कौन सा? तीसरा हिस्सा। कौन सा? और तीसरे को तो ना अध्यारोपित होने वाला कोई बचा, ना कैंसिल करने वाला कोई बचा। तीसरा हिस्सा बिंदु पी पर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? और पहुंचेगा तो वहां पर क्या बनेगा? क्या बनेगा? उच्चिष्ट बनेगा। तो प्रथम उच्चिष्ट के लिए, कौन से के लिए? चलो यहां लिख देता हूं। हम बात करें किसके लिए? प्रथम उच्चिष्ट के। बोलिए पथांतर ए साइन थीटा किसके इक्वल हो गया आएगा? 3 लेमड़ा बाई 2। तो बोलिए साइन थीटा बराबर क्या हो गया? 3 लेमड़ा अपॉन। तो प्रथम उच्चिष्ट के लिए बोलो विवर्तन कोण। प्रथम उच्चिष्ट के लिए क्या? थीटा बराबर, साइन थीटा को थीटा लिख देंगे तो 3 लेमड़ा अपॉन। अगर कोण अल्प हो तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा। और अब किसकी बात करें? एन वे उच्चिष्ट के लिए। किसके लिए? ए साइन थीटा या ए साइन थीटा एन? ए साइन थीटा। और बेटा 3 लेमड़ा बाई 2 का फॉर्म जब हम एन के लिए बनाएंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 2n + 1 लेमड़ा बाई। और कोई पूछे ऐसे क्यों बना दिया? देखो फॉर्मूला मैंने लिखा है, आप प्रथम निम्निष्ठ की बात, प्रथम के लिए बात करोगे तो n की वैल्यू क्या लिखो? 1, 2 एकम और 1 3/2। ठीक है, तो 3 लेमड़ा बाई 2 का nवे के लिए फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा? 2n + 1 लेमड़ा बाई। तो बेटा अब यहाँ पर साइन थीटा n बराबर 2n + 1 लेमड़ा अपॉन। तो nवे उच्चिष्ट के लिए बोलो विवर्तन कोण थीटा n बराबर क्या आया? 2n + 1 लेमड़ा अपॉन। यस या नो? तो यहाँ से सीधा सा लॉजिक है। अगर प्रकाश मुड़ा नहीं तो सीधा गया पूरा एक हिस्से के रूप में, तो बिंदु पी ओ पर पहुंचा, पर देख, और बिंदु ओ पर वहां पर पूरी अधिकतम तीव्रता प्राप्त होगी, तो वहां पर कौन बनेगा? चमकीला बिंदु, जिसे क्या बोलेंगे? उच्चिष्ट। अगर ये मुड़ा यानी विवर्तित हुआ और 2 हिस्सों में टूटा, कितनों में? तो 2 हिस्सों में टूटने पर क्या होगा? दोनों की कला कैसी रहेगी? विपरीत। कला विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त करेंगे, तीव्रता कम होगी और बिंदु पी पर क्या बनेगा? निम्निष्ठ। अगर 3 हिस्सों में टूटा, किन में? 3 हिस्सों में टूटा, तो फिर क्या होगा? 2 हिस्से कैंसिल करेंगे, तीसरा हिस्सा बिंदु पी पर पहुंचकर अधिकतम तीव्रता का बिंदु उत्पन्न करेगा, अर्थात तो उच्चिष्ट। यानी हिस्सा 1 तो उच्चिष्ट, 2 निम्निष्ठ, 3 उच्चिष्ट, 4 निम्निष्ठ। मतलब जब प्रकाश के समतल तरंगाग्र के भागों की संख्या विषम होती है, क्या होती है? 1 3 5 7, तब तो कौन बनेगा? उच्चिष्ट। क्या बनेगा? तीव्रता बढ़ेगी। और अगर भागों की संख्या सम हो, क्या हो? 2 4 6 8, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो फिर क्या बनेगा? निम्निष्ठ। यस या नो? तो हमें पता चल जाता है कि बिंदु ओ पर बन रहा है उच्चिष्ट, तो बिंदु ओ पर तीव्रता न्यूनतम होगी या अधिकतम? एक ग्राफ बताना जरूरी है, उसे बता देता हूं। विवर्तन में जब वो आपसे 1 नंबर में पूछे तीव्रता वितरण आरेख, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, विवर्तन के लिए तीव्रता वितरण आरेख पूछे, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो आपको ये वाला ग्राफ बनाना है। यहां पर इंटेंसिटी, ठीक है, और बेटा उच्चिष्टों की और निम्निष्टों की तीव्रता के लिए ग्राफ ऐसे आता है। अभी समझाता हूं इसका अर्थ क्या है। सुन लो, ये है आपका सेंट्रल मैक्सिमा,
सेंट्रल मैक्सिमा, केंद्रीय उच्चिष्ट, उसकी तीव्रता सबसे अधिकतम होती है। क्या होती है? ये है प्राथमिक निम्निष्ठ, फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा, इसकी तीव्रता कैसी रहेगी? 0। एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, अध्यारोपित होते हुए विपरीत कला में। प्राथमिक निम्निष्ठ क्या? ये होगा प्राथमिक उच्चिष्ट, फर्स्ट मैक्सिमा। कौन होगा? प्राथमिक। अब ये कौन हो गया? सेकंड मिनिमा, द्वितीयक निम्निष्ठ। बोलो ये कौन हो गया? द्वितीयक उच्चिष्ट, सेकंड मैक्सिमा। ठीक ऐसे ही इधर रहेंगे, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, ऐसे। यानी केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता सबसे अधिक, उससे कम तीव्रता किसकी? प्राथमिक उच्चिष्ट की, उससे कम द्वितीयक उच्चिष्ट की। यानी बेटा विवर्तन में उच्चिष्टों की तीव्रता बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में? विवर्तन में सभी उच्चिष्टों की तीव्रता कैसे क्रम में होती है? घटते हुए क्रम में। पर केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता सबसे ज्यादा होगी, उससे कम प्राथमिक उच्चिष्ट की और उससे कम द्वितीयक उच्चिष्ट की। आगे बात समझ में? और सभी निम्निष्टों की तीव्रता क्या रहती है? 0। क्या रहती है? 0। क्या रहती है? सभी निम्निष्टों की तीव्रता क्या रहेगी? 0। एक चीज और, सभी उच्चिष्टों की चौड़ाई, सभी उच्चिष्टों की चमकीले बिंदु वलयाकार प्राप्त होते हैं गोलाकार रूप में। तो सभी चमकीले बिंदु यानी उच्चिष्टों की चौड़ाई समान प्राप्त होगी या अलग अलग? अलग अलग प्राप्त होती है। और वो भी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में? चौड़ाई भी क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। तो उच्चिष्टों की तीव्रता भी घटते क्रम में होती है और चौड़ाई भी घटते क्रम में होती है। तो ये हुआ आपका एकल स्लिट फ्रॉनहोफर विवर्तन। आशा करता हूँ सहयोग से समझ में आया होगा। धन्यवाद।